आज हम क्लास 9 का इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज कानपुर। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का एक पार्ट है। अभी तक बच्चों ने सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है। एक और पार्ट क्लास 9 से ऐड होता है, इकोनॉमिक्स। बेसिकली क्लास 9 में इकोनॉमिक्स और क्लास 9 और क्लास 10 दोनों इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं। सोशल साइंस, जिसको बिहार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, यहाँ साइंस और मैथ्स पे बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं। बट आप अगर देखोगे तो लाइफ की मैक्सिमम एक्टिविटी सोशल साइंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे सोशल साइंस का फर्स्ट ब्रांच हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स हिज स्टोरी, मेरी कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी। हिस्ट्री से हम अपने देश के कल्चर, बाहर का कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन कैसा था, हमारा कल्चर कैसा था, हमारी सभ्यता कैसी थी, या किसी भी चीज के बारे में हम जानते हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर जानना हो तो उसके लिए हमको हिस्ट्री जानना पड़ता है। जैसे आजकल रामायण और महाभारत चल रहा है, तो हमारा एक पहले का युग कैसा था, तो ये भी एक हिस्ट्री हो गया कि बुक कुछ लिखा गया हुआ है। तो इस तरह से हिस्ट्री से हम ये सब जानते हैं। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। हमारा एनवायरमेंट कैसा है, आसपास की एनवायरमेंट कैसा है, पेड़ पौधे कैसे हैं, एनिमल्स कैसे हैं, ये सब हम लोग ज्योग्राफी में जानते हैं। और इसका ब्रांच होता है सिविक्स। हमारे फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज क्या है, हमारे लॉ क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा स्टेट कैसा है, यहाँ इलेक्शन कैसे होते हैं, ये सब हम सिविक्स के द्वारा जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है इकोनॉमिक्स, जो क्लास 9 से स्टार्ट किया जाता है। अभी तक क्लास 8 तक सोशल साइंस में 3 पार्ट ऐड किया जाता है, क्लास 9 से इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया जाता है। अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स बेसिकली वेल्थ से डिफाइन होता है। इकोनॉमिक्स बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया हुआ है ओइकोनोमिया, दैट मींस द टास्क ऑफ मैनेजिंग ए हाउसहोल्ड। इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, इसका ध्यान देंगे, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है द टास्क ऑफ मैनेजिंग ए हाउसहोल्ड। मतलब घर को कैसे मैनेज करें, घर के काम को कैसे मैनेज करें। तो इसी तरह इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमको मैनेज करना सिखाता है। जैसे अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। इसका डेफिनेशन एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स हम लोग एडम स्मिथ को कहते हैं, जिन्होंने 1776 में एक बुक लिखा हुआ था, द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने अपना ये डेफिनेशन दिया हुआ था, इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब ये वेल्थ का विज्ञान है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इंक्वायरी करता है नेशन का वेल्थ के बारे में। ये एडम स्मिथ द्वारा दिया गया हुआ डेफिनेशन था, राइट। वो आप लोगों ने ये डेफिनेशन यहां भी देखा है, बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने। नेक्स्ट डेफिनेशन, जिसको हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन भी बोलते हैं, जो सैमुअलसन द्वारा दिया गया हुआ है। ये डेफिनेशन है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। यहां पर मैंने इस लाइन को अंडरलाइन किया हुआ है, सबको समझाता हूं। It is the study of how people and society choose with or without the use of money to employ a scarce productive resource which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and the future among various person or group of society. Fine, एक बार और definition आप लोग सुन लीजिए, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। It is the study of how people and society choose with or without the use of money to employ a scarce productive resource which could have alternative use to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and the future among various person or group of society. ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। बेसिकली सैमुअलसन ने इस डेफिनेशन में समझाया था कि हमें, जैसे हमारा रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्स है हमारा रिसोर्स स्कार्स है, कम है। अब इस लिमिटेड रिसोर्स से हम आज के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए पर्सन और ग्रुप ऑफ सोसाइटी में कैसे अल्टरनेटिव यूज से कमोडिटी बनाएं, जिससे कि वो प्रेजेंट में भी यूज हो पाए और फ्यूचर में भी यूज हो पाए, विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। चाहे मनी का यूज हो या मनी का यूज नहीं हो। सैमुअलसन का कहना था कि हमारा रिसोर्स हम अल्टरनेटिव यूज से, अपने स्कार्स रिसोर्स से प्रोडक्टिव कमोडिटी बनाए, वेरियस कमोडिटी बनाए, अल्टरनेटिव यूज से वेरियस कमोडिटी बनाए, सो दैट टाइम टू टाइम
अभी भी यूज हो और बाद में भी यूज हो। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में बहुत कुछ हम इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक लड़की है अपी, उसको क्लास 10 का उसका रिजल्ट आता है एंड शी गॉट 99%। अब वो बहुत खुश है, वो घर पे आती है और पापा मम्मी को रिजल्ट बताती है और पापा मम्मी को बोलती है कि मम्मी पापा इतना अच्छा रिजल्ट लाए हैं तो हमको कुछ गिफ्ट चाहिए, हमको कपड़े चाहिए, हमको अपने दोस्तों को पार्टी देना है, हमको स्कूल में मिठाई लेके जाना है। तो उसके मम्मी पापा उसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि ठीक है तुम ये 2000 रुपए लेके जाओ और अपने जो भी वांट्स है उसको पूरा कर दो, जो भी तुम अभी चाहती हो उसको पूरा करो। वो बोलती है पापा मम्मी ये तो बहुत कम है, मेरे वांट्स बहुत ज्यादा है, हमें तो सिर्फ एक कपड़ा नहीं हो पाएगा, तो मैं कैसे इसको पूरा करूँ। तो उसके पापा मम्मी बोलते हैं कि ठीक है तुम कुछ सोचो कि उसको कैसे मैनेज कर सकती हो। अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, स्कूल में मिठाई लेके नहीं जाओ या क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पार्टी दे दो या अपने वांट्स कम कर दो। अब अपनी सोचती है कि मेरे पास स्कार्स, इसी को हम लोग स्कार्स रिसोर्स बोलते हैं। यहाँ पे स्कार्स रिसोर्स उसका ये 2000 रुपीज है। अब अपनी सोचती है कि मेरे पास रिसोर्स जो है बहुत कम है और मेरे वांट्स ज्यादा है, अब इसको मैनेज कैसे करें। तो इसका ऑल्टरनेटिव यूज सोचती है, कैसे कैसे इसको ऑल्टरनेटिव तरीके से, अगर इसके पास पैसे कम है तो अपने वांट्स को फुलफिल कैसे करेंगे, इसको कैसे मैनेज करें। तो वो सोचती है कि बाहर कहीं पार्टी देने के बजाय घर पे आराम से चिकन लेके आते हैं, इसको बनाते हैं। तो हार्डली कम पैसे में, जहां बाहर किसी अगर रेस्टोरेंट में वो जाएगी तो उसको 2000 सिर्फ पे करना पड़ेगा अपने 10-12 दोस्तों के लिए। उसके जगह पर अगर घर पे ये कुछ बनाती है तो इससे ज्यादा उसके फ्रेंड्स खा सकेंगे, इससे ज्यादा उसके फ्रेंड्स पार्टी कर सकते हैं और वो पैसे भी उसके बच जाएंगे। सेकंड जिसको वांट था क्लॉथ के लिए, वो सोचती है कि एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं है, एक नॉर्मल सा, एक बहुत नॉर्मल एक टॉप ले लेती है वो, ये भी उसको कम, फिर उसके पैसे बचते हैं। फिर वो सोचती है कि स्कूल में मिठाई लेके जाना है तो स्कूल में सबको मिठाई खिलाने के बजाय जो उसके डायरेक्टर हैं, जो उसके टीचर हैं, उनको मिठाई खिलाएं। तो इसलिए यहाँ ये बहुत ज्यादा मिठाई लेने की जगह पे आपके लिए मिठाई लेके जाती है। उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि तुम सबको मूवी दिखाना पड़ेगा, मूवी। तो वो सोचती है कि जो मल्टीप्लेक्स में उनको ले जाके मूवी दिखाएं, इससे अच्छा सिंगल थिएटर जो होता है, सिंगल स्क्रीन थिएटर, उसमें मूवी दिखाते हैं। या फिर आजकल मूवी पेन ड्राइव में भी डाउनलोड करके टीवी में देख सकते हैं, प्रोजेक्टर के द्वारा या फिर लैपटॉप के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से लिमिटेड रिसोर्स में उसने अपने बहुत सारे वांट्स को पूरा किया। तो इकोनॉमिक्स हमको यही बताता है कि आपके पास रिसोर्स अगर लिमिटेड है तो आप अपने वेरियस वांट्स को कैसे पूरा करेंगे, यही इकोनॉमिक्स का फाइन। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले अपना चैप्टर द विलेज ऑफ पालमपुर। पालमपुर जो है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है। अब आप लोग पालमपुर पे घूमने नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि किसी मूवी में दिखाया था यहाँ का पालमपुर वहां का पालमपुर। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज बताया गया है, एक ऐसे ही सोच के लिए गांव बताया गया है। तो पालमपुर कैसा है पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वहां पे क्या है कि 450 फैमिली रहती है, जिसमें 80 फैमिली जो है वो अपर कास्ट फैमिली है, बाकी जो फैमिली है वो लोअर कास्ट या लोअर मिडिल कास्ट फैमिली है।
जो अपर कास्ट फैमिली है, इनके जो घर हैं वो ब्रिक्स के बने हुए हैं, बड़े बड़े घर हैं। इनके घर जो है वो मड या स्ट्रॉ के बने हुए हैं। पालनपुर से जस्ट 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, एक बड़ा सा गांव है रायपुर। एक बड़ा सा गांव है रायगंज, सॉरी नॉट रायपुर, रायगंज। और एक छोटा सा शहर यहां से कनेक्टेड है शाहपुर। बाय रोड। दैट मीन्स अगर ये हम देखते हैं तो पालनपुर एक अच्छा विलेज है जिसमें ऑलमोस्ट एक छोटी सी पॉपुलेशन रहती है, जहां पॉपुलेशन को भी डिवाइड किया गया है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि हमारा ये पॉपुलेशन है, तो इसमें हमारी कितनी फैमिली अपर कास्ट है, कितनी फैमिली लोअर कास्ट है, कितने अपर क्लास पीपल है, कितने मिडिल क्लास पीपल है, कितने लोअर क्लास पीपल है। रोड की यहां बात करें तो वेल कंस्ट्रक्टेड रोड है। दैट मींस ये ठीक ठाक अच्छा एक छोटा सा गांव है। 3 किलोमीटर के दूर पे रायगंज है और एक छोटा सा शहर वहीं पर कनेक्टेड है शाहपुर। पालनपुर में 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं। एंड एक हाई स्कूल है। एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। तो यहाँ की जो हेल्थ भी है, यहाँ की जो वहां की उस पालनपुर गांव की जो हेल्थ भी है वो भी काफी अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ काफी अच्छी है। इस गांव में इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी है, वेल इरिगेशन है। बिजली वहां अच्छी है, इसलिए वहां पे ट्यूबवेल के द्वारा वहां पे खेतों में सिंचाई की जाती है। तो दैट मींस वहां के खेत भी ज्यादा अच्छे हैं। जो मेन एक्टिविटी है पालनपुर की वो फार्मिंग है। मेन एक्टिविटीज। अदर एक्टिविटीज वहां पे है जो कि ट्रांसपोर्टेशन, डेयरी फार्मिंग, शॉपकीपर्स, ETC। तो जैसा कि हम पालनपुर में देखते हैं वहां की मेन एक्टिविटीज फार्मिंग है। मतलब वहां का जो मेन एक्टिविटी है, मेन वहां का काम है वो फार्मिंग है, कृषि है। एंड अदर एक्टिविटी है जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, डेयरी फार्मिंग है, शॉपकीपर है, शुगर केन है, फाइन कंप्यूटर शॉप है। तो ये सब वहां के अदर एक्टिविटी है, पर वहां की मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। और फार्मिंग की अच्छी व्यवस्था भी वहां पे, जैसा कि हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया कि वहां इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था काफी अच्छी है, बिजली वहां काफी पहले से है। और बिजली अच्छी बिजली की व्यवस्था होने के कारण से उसकी सिंचाई अच्छी है, उनके खेतों की सिंचाई अच्छी है। ट्यूबवेल के द्वारा उनकी इरिगेशन होती है। बेसिकली यहां पे पालनपुर को इंडिया का एक विलेज बताया गया है। जैसे इंडिया में हम जानते हैं कि यहाँ का जो मेन एक्टिविटी इंडिया में भी है वो फार्मिंग ही है। ऑलमोस्ट 60 से 70% लोग डिपेंड करते हैं फार्मिंग पे। तो उसी तरह पालनपुर को भी बताया गया। अब ये जो कहानी बताई गई है, इस कहानी का जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसा बुक के सबसे फर्स्ट लाइन अगर हम देखते हैं तो इस कहानी का बेसिक कंसेप्ट प्रोडक्शन समझाने के लिए है कि प्रोडक्शन के कंसेप्ट क्या होते हैं, प्रोडक्शन के कंसेप्ट कैसे होते हैं। इसी के द्वारा एक हाइपोथेटिकल विलेज पालनपुर के द्वारा हम लोग प्रोडक्शन के कंसेप्ट को समझते हैं। प्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, किसी के लिए भी। जब तक किसी चीज
चीज को हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जब तक किसी चीज को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते तब तक उसको हम सेल नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज के लिए प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्शन के बेसिकली 4 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फैक्टर लैंड, प्रोडक्शन का सबसे पहला फैक्टर है वो लैंड है। जैसे अगर हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई हमको फैक्ट्री सेटअप करना है, तो उसके लिए हमको क्या है कि जमीन होनी चाहिए। एयर में तो बढ़ नहीं सकते हैं, हवा में ऐसा कोई कर नहीं सकते, इसलिए लैंड हमारे पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और नेचुरल रिसोर्स होने चाहिए, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, एटीसी। तो प्रोडक्शन का जो सबसे पहला फैक्टर है वो लैंड है। मतलब आप किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए सोचते हो, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए सोच रहे हो, तो आपके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पास जमीन अवेलेबल है कि नहीं। आपके पास जमीन अवेलेबल होगा तभी आप कोई भी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर सकते हो, उसको बैठा सकते हो। सेकेंड जो फैक्टर है वो होता है लेबर। जैसा कि आजकल लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग सुन रहे हैं कि जगह जगह पे बहुत सारे मजदूर फंसे हुए हैं। हमेशा ये जो अभी कोरोना वायरस आया हुआ है तो हम लोग हर जगह सुन रहे हैं कि यहाँ इतने मजदूर हैं, वहां इतने मजदूर हैं। तो बेसिकली क्या है, ये मजदूर वहीं पे हैं जहां पे भी प्रोडक्शन स्टार्ट है, जहां पे प्रोडक्शन होता है। तो ये लेबर वहां काम करने के लिए गए थे। अब लेबर 2 टाइप के होते हैं, एक स्किल्ड, एक अनस्किल्ड। स्किल्ड मीन जो एजुकेटेड लेबर है, जो पढ़े लिखे हैं, जैसे काम करने के लिए या खेत में ही काम करना हो तो, या किसी फैक्ट्री में ही काम करना हो तो नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई मशीन ही चलाना है तो उसके लिए स्किल चाहिए, कोई गाड़ी चलानी है तो उसके लिए स्किल चाहिए। सपोज आपको ट्रैक्टर से कहीं माल या ट्रक से कहीं माल कहीं भेजना है तो आपको ट्रक चलाना आना चाहिए। कोई जेसीबी आपको चलाना है तो उसके लिए आपको कोई नॉलेज स्किल होना चाहिए, तब आप चला सकते हो। सेकेंड आते हैं अनस्किल्ड लेबर, जो कि आप जैसा देखते हो घर में, जैसे आपके काम करते हैं, जैसे कोई घर बनता है तो आप देखते हो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, जो आते हैं मजदूरी करते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो मजदूरी का काम करते हैं। तो 2 तरह के लेबर होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ये भी प्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे अगर हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारे पास अगर लेबर फोर्स अच्छा होता है, अगर हमारे पास लेबर अच्छे हैं, तभी हम उस काम में सफलता पा सकते हैं। सपोज आपका कोई स्कूल है, आपके पास टीचर्स अच्छे हो, तभी आप उस स्कूल को अच्छा चला सकते हो। कोई आप फैक्ट्री सेटअप करते हो, आपके एम्प्लॉय अच्छे होंगे, तभी आपको फैक्ट्री आपका अच्छा प्रोडक्टिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। थर्ड जो और भी एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कैपिटल। कैपिटल भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिक्स कैपिटल, सेकेंड वर्किंग कैपिटल। ये हम लोग फिजिकल कैपिटल भी बोलते हैं। अब जैसे आपके पास जमीन तो है, आपके पास स्टाफ भी है काम करने के लिए, लेकिन किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, टूल्स की जरूरत पड़ेगी। सपोज आपने कोई फैक्ट्री अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आपको उसके लिए मशीन चाहिए होगा, तभी तो आप वो फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। कोई स्कूल स्टार्ट करना है आपको तो उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए होगा, प्रिंटर चाहिए होगा, लैपटॉप चाहिए होगा। तो ये सब फिक्स कैपिटल में आता है। फिक्स कैपिटल इसका लॉन्ग टर्म यूज होता है। सेकेंड होता है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मीन्स रॉ मटेरियल एंड नेक्स्ट कैश इन हैंड। जैसे आप कोई भी काम करते हो तो फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, आपको उसको वेजेस देने पड़ेंगे, आपको उसको सैलरी देना पड़ेगा। तो आपके पास कैश होना चाहिए, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो डे टू डे ये शॉर्ट टर्म यूज होता है, इसलिए इसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। आपके पास रॉ मटेरियल होने चाहिए। जैसे आप कोई कपड़ा का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास यार्न होना चाहिए, तभी आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ रॉ मटेरियल अलग अलग चीजों के लिए, जैसे आपको चीनी का शुगर भी बनाना है तो आपके लिए गन्ना एक रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है। अगर आपको कागज की कोई फैक्ट्री बैठानी है तो पाल आपके लिए रॉ मटेरियल यूज हो सकता है। तो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं और साथ साथ में आपको कैश की जरूरत
ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम लोग नॉलेज या एंटरप्राइज बोलते हैं। एंटरप्राइज मतलब उद्यम। अब जैसे आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, बट आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि इन तीनों का मिक्सअप करके आप इससे आउटपुट निकाल पाओ। इन तीनों का मिक्सअप करके आप इससे आउटपुट निकाल पाओ। आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, आपके पास वो हौसला होना चाहिए, आपके पास वो साहस होनी चाहिए, आपके पास वो दिमाग होना चाहिए कि तीनों को कैसे मिक्सअप करके जो फाइनल आउटपुट होता है वो हम आउटपुट निकालते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का एक और डेफिनेशन होता है, इस फैक्टर के द्वारा उस डेफिनेशन को हम समझाते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपका ये प्रोडक्शन है, कुछ आउटपुट होगा तब तो आपको प्रोडक्ट आएगा। देन इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कहां करना है, और जब आपके पास प्रोडक्ट है, जब उसको आप कंज्यूम कर लेते हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट, इस डेफिनेशन को मैं लिख देता हूं और आप एक बार देख लो। इट इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस व्हिच स्टडीज द प्रोडक्शन, मैं ये तीनों वर्ड लिख देता हूं, व्हिच स्टडीज द प्रोडक्शन, distribution and consumption of goods and services। ये सोशल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं प्रोडक्शन कैसे होगा, अगर कुछ प्रोडक्ट आया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो उसको यूज कैसे करना है, उसको उपयोग कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज, पहले सर्विसेज की इंपॉर्टेंस बहुत कम थी, जैसे क्लास 10 में एक चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो गुड्स जो होता है वो आपका बेसिकली हम लोग प्राइमरी सेक्टर में लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में लेते हैं, सर्विसेज को हम लोग टर्शियरी सेक्टर में लेते हैं। फ्रीडम के टाइम पे, हमारी आजादी के टाइम पे जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था, वो काफी इंपॉर्टेंट था, बट आज के दिन पे हमारा ये टर्शियरी सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हो, खाने के लिए आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिल जाती है, कुछ खाना खाना है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, रेस्टोरेंट आपके पास है, स्विगी करो आपके पास मिल जाएगा। अब तो आप बस ऑनलाइन क्लासेस ले लो, तो ये सब आपके सर्विसेज में आ जाता है जो कि टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो फिर से मैं अब इसको पूरा कंक्लूड करना चाहता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स बताया कि इकोनॉमिक्स से ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है मैनेजिंग ऑफ ए हाउसहोल्ड, एक हाउसहोल्ड को कैसे मैनेज करना। सेकंड मैंने बताया कि पालनपुर जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है, तो इसकी कहानी इससे बताई गई है कि हम लोग प्रोडक्शन के कंसेप्ट को समझना है। सबसे पहला इसका जो लाइन था प्रोडक्शन, हम लोग प्रोडक्शन के कंसेप्ट को समझना है, प्रोडक्शन कैसे होगा। तो प्रोडक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इसके फैक्टर समझने पड़ेंगे। तो सबसे जो पहला फैक्टर है लैंड, हमारे पास जमीन होना चाहिए, साथ साथ में नेचुरल रिसोर्सेज भी होना चाहिए, वाटर, फॉरेस्ट, एटीसी, लैंड के साथ साथ। सेकेंड जो इसका फैक्टर है वो लेबर होना चाहिए। अब लेबर आपके पास स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों होने चाहिए। स्किल्ड लेबर जो कि एजुकेटेड होते हैं, अनस्किल्ड लेबर जो कि अनएजुकेटेड होते हैं। थर्ड आपके पास फिजिकल कैपिटल होता है, फिजिकल कैपिटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल दैट मींस जो लॉन्ग टर्म यूज में आता है, आपका बिल्डिंग हो गया, इसको हम लोग एसेट्स भी बोलते हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म यूज में आता है, जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब आपका फिक्स्ड कैपिटल हो गया। सेकंड आपका वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो आपका डे बाय डे यूज में आता है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट टर्म यूज बोलते हैं, जो आपके पर डे या वीकली यूज में आता है। जैसे आपका रॉ मटेरियल, कैश इन हैंड, जैसे अगर आप स्कूल चलाते हैं तो आपके लिए स्टेशनरी आपका रॉ मटेरियल हो गया, पर डे आपको यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको ड्राइवर को पे करना है, पर डे गाड़ी में पर डे पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है, तो वो सब आपका रॉ मटेरियल हो गया, कैश
एंड नेक्स्ट होता है ह्यूमन कैपिटल। इन सारों चीजों को मैनेज करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सो दैट इन तीनों को मिला के आप एक आउटपुट निकाल पाओ, सो दैट कि आपका प्रोडक्शन हो पाए, उस प्रोडक्शन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, देन उसका कंजम्पशन हो जाए गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये सब हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो एक एक फैक्टर है, लैंड के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट फैक्टर लेबर के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। दैट मींस ये सारे फैक्टर को नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक क्लास 10 और मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। इकोनॉमिक्स बेसिकली डिमांड, सप्लाई और प्राइस पे, प्राइस को इकोनॉमिक जो होता है वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। डिमांड और सप्लाई कैसा होता है इसके अनुसार वो प्राइस फिक्स करता है। जैसे किसी भी चीज की अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। किसी भी चीज की अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जैसे आज के टाइम में देखो लॉकडाउन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डे टू डे यूज की जो कि अगर हमको अवेलेबल नहीं होता है, आसपास अगर हमको नहीं मिलता है, तो उसकी अगर सप्लाई कम है और हमको उसके लिए ज्यादा भी पे करना हो तो हम करते हैं। तो यही हमारे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ द विलेज कानपुर, जिसमें हमने प्रोडक्शन के कंसेप्ट को पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और साथ साथ में मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए और क्या क्या मैं चेंजेस करूं और कैसे इसको मैं बेटर कर सकता हूं। नेक्स्ट जो इसका वीडियो आपको मिलेगा वो लैंड और लेबर के बारे में, इसके डिटेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लैंड के और क्या क्या डिटेल, इसके फैक्टर्स को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।